बर्फीले जंगलों में, जहां एक छोटा लड़का वंश अपने दादा के साथ शिकार पर निकला था। उसके हाथ में बंदूक थी, सामने एक भेड़िया था, लेकिन गोली चलाने से वो डर रहा था। दादा को गुस्सा आया और उन्होंने वंश को गोली चलाने पर मजबूर किया। वंश ने डरते डरते ट्रिगर दबाया और यहीं से उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई। सालों बाद वंश अब एक जवान सिपाही बन चुका था और उसे रेड आर्मी में भर्ती कर लिया गया था। साल था 1942 और उसे स्टालिन गार्ड भेजा जा रहा था, जहां उसे जर्मन सेना से लड़ना था। ट्रेन के सफर में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की तान्या से हुई। वंश को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया, लेकिन अगले स्टेशन पर तान्या उतर गई और वंश बाकी सैनिकों के साथ जंगल के मैदान की ओर निकल पड़ा। 20 सितंबर को ट्रेन नदी के किनारे पहुंची। सभी सैनिकों को नावों में बैठकर स्टालिन गार्ड ले जाया जा रहा था, जो अब तबाह हो चुका था। जैसे ही रूसी सैनिक शहर की ओर बढ़े, जर्मन फौज ने हमला कर दिया। ऊपर से जहाज गोलियां बरसा रहे थे और कई सैनिक वहीं ढेर हो गए। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, कुछ रूसी सैनिक डर के मारे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां दया की कोई जगह नहीं थी। जो भी पीछे हटता उसे खुद रूसी ऑफिसर ही गोली मार देते थे। उन्हें गद्दार माना जाता था। आखिरकार जहाज स्टालिन गार्ड के किनारे पहुंचे। सभी सैनिकों को जोड़ी में बांटा गया। कुछ को बंदूक मिली तो कुछ को सिर्फ गोलियां। वंश के हिस्से में सिर्फ गोलियां आई, बंदूक किसी और को मिली। अब सबको सीधे जंग के मैदान में भेज दिया गया। सिग्नल मिलते ही सभी सैनिक आगे बढ़े। गोलियों की बारिश के बीच वंश सिर्फ एक बंदूक की तलाश कर रहा था ताकि लड़ सके, लेकिन जर्मन फौज की ताकत बहुत ज्यादा थी और रूसी सैनिक एक एक करके मारे जा रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि जो सैनिक पीछे हटते उन्हें भी उनकी अपनी सेना ही गोली मार देती, क्योंकि डरपोक और भागने वालों को रूस में माफी नहीं दी जाती। थोड़ी ही देर में मैदान लाशों से भर गया। हर तरफ मौत का मंजर था। तभी एक कार वहां से गुजरी, लेकिन जर्मन टैंक का गोला उसे उड़ा देता है। फिर भी कार का ड्राइवर जिंदा बच जाता है। ये कोई और नहीं, रूसी कमिश्नर डैनी था। जर्मनों की नजर से बचने के लिए वो मरे हुए सैनिकों की लाशों के बीच छिप जाता है और वहीं उसकी मुलाकात वंश से होती है, जो किसी तरह उस तबाही से बच निकलता है। वंश अपने पास बची हुई गोलियां डैनी को देता है और उसे एक इमारत की ओर इशारा करता है, जहां कुछ जर्मन सैनिक आराम कर रहे थे। डैनी तय नहीं कर पा रहा था कि किसे पहले मारे, इसलिए वंश उससे बंदूक मांगता है। वो फुहारे की दरारों से निशाना लगाता है। डैनी डरता है कि अगर गोली चली तो उनको उनकी जगह का पता चल जाएगा, लेकिन वंश समझदारी से इंतजार करता है और जैसे ही पास में बम गिरता है, उसी की आवाज में छिपाकर गोली चलाता है, सीधा कमांडर के सिर में। बाकी जर्मन सैनिक कुछ समझ ही नहीं पाते। फिर हर बम के गिरने पर वंश एक एक करके दुश्मनों को मार गिराता है। आखिरी बचा हुआ सैनिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन वंश उसे भी चलता फिरता निशाना बनाकर गिरा देता है। डैनी वंश की इस निशानेबाजी को देखकर दंग रह जाता है और यहीं से दोनों के बीच एक दोस्ती की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद डैनी स्टालिन गार्ड के एक मिलिट्री बेस पर जाता है, जहां सेना के बड़े अफसर पार्टी सेक्रेटरी निकिता का स्वागत करते हैं। शहर में जर्मन हमलों की बौछार हो रही थी और अफसर से पूछते हैं कि आखिर सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। तब डैनी एक सुझाव देता है। वो कहता है कि अपने अखबार में बहादुरी की कहानियां छापेगा, ताकि सैनिकों को एक उम्मीद और प्रेरणा मिले। जंग के हीरो बनाए जाएंगे, जिनकी कहानियां पढ़कर बाकी सैनिक लड़ाई छोड़ने की नहीं बल्कि लड़ने की सोचेंगे। इस शुरुआत के लिए डैनी वंश की कहानी छापने का सुझाव देता है और पार्टी सेक्रेटरी भी उनकी बात से सहमत होती है। डैनी की योजना काम कर जाती है और उसे इनाम में जनरल स्टाफ का हिस्सा बना लिया जाता है। वो यह खुशखबरी वंश को सुनाता है, जिसे अब रूसी आर्मी में एक स्नाइपर की पोस्ट मिल चुकी है। दोनों दोस्त इस कामयाबी का जश्न मनाते हैं और धीरे धीरे वंश एक हीरो बन जाता है। एक दिन की लड़ाई के दौरान जब वंश दुश्मन पर निशाना साध रहा होता है, तभी एक लड़का शासा उससे मिलने आता है। वो वंश का बहुत बड़ा फैन होता है और उसे और उसकी माँ मिसेस फिलिप को रात के खाने पर बुलाता है। थोड़ी देर बाद डैनी भी वंश से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो सैनिकों की फैमिली को चिट्ठियां भेजने में उसकी मदद करे। उसी वक्त एक और सोवियत सैनिक कमरे में आता है। यह वही लड़की तान्या होती है जिससे वंश ने ट्रेन में पहली बार मुलाकात की थी।
वो वंश को तुरंत पहचान लेती है और वंश भी उसे देखकर चौंक जाता है। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी उलझने लगती है। डैनी भी तान्या की खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है, जिससे दोनों दोस्तों के बीच एक अजीब सा तनाव बनने लगता है। अगली सुबह वंश को एक नया मिशन दिया जाता है, एक जर्मन स्नाइपर को ढूंढकर खत्म करना जो आसपास ही कहीं छिपा है। वंश अपने साथियों अंकित और लूसी के साथ निकलता है। जैसे ही उसे निशाना दिखता है वो तुरंत गोली चलाकर उस जर्मन स्नाइपर का हेलमेट उड़ा देता है। इसके बाद वंश और लूसी उस बिल्डिंग में जाकर यह कंफर्म करते हैं कि दुश्मन मारा गया है या नहीं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यह तो एक जाल था। खिड़की में असली स्नाइपर नहीं बल्कि एक पुतला रखा गया था। जैसे ही वंश अंदर जाता है, असली जर्मन स्नाइपर मेजर कुमार अंकित को देख लेता है और एक ही गोली में उसे मार गिराता है। कुछ ही देर में वंश भी उस बिल्डिंग में घुस जाता है और जाल को समझकर लूसी को सतर्क रहने को कहता है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं जब ऊपर से विमान पूरे इलाके में बम गिराने लगते हैं। डर के मारे लूसी भागने की कोशिश करती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जर्मन स्नाइपर उसे भी मार देता है। वंश किसी तरह वहां से जान बचाकर निकल लेता है। बाद में उसे सोवियत हेडक्वार्टर भेजा जाता है, जहां डैनी उसका इंतजार कर रहा होता है। वंश जब हेडक्वार्टर पहुंचता है तो डैनी को पूरा किस्सा सुनाता है, कैसे उसका सामना एक जाल से हुआ और उसके साथी मारे गए। डैनी उसे बताता है कि यह सब एक खास जर्मन स्नाइपर मेजर कुमार का काम है। वो एक एक्सपर्ट शूटर है जिसे जर्मन सेना ने खास तौर पर वंश को खत्म करने के लिए भेजा है। अब जब वंश की जान खतरे में है तो डैनी उसकी मुलाकात एक नए साथी कार्तिक से करवाता है, जो मेजर कुमार को बहुत अच्छे से जानता है। इसके बाद डैनी वंश को आर्मी बैरक में होने वाली एक ऑफिशियल पार्टी के लिए तैयार करता है, जहां वंश का परिचय रूसी सेना और बाकी अधिकारियों से करवाया जाना है। लेकिन हॉल में जाने से पहले ही वंश को बैरक के रास्ते में तान्या मिल जाती है। वो खुश होकर उसे बताती है कि डैनी की मदद से अब उसे एक आरामदायक सरकारी काम मिल गया है और वो अब ऑफिस सेक्टर में है। वंश को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि शायद डैनी का तान्या में कोई और इंटरेस्ट है। फिर भी वो अपने मन की बात छुपाता है और पार्टी में चला जाता है, जहां उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया जाता है। पूरी प्रेस और सेना की नजर उसी पर होती है। एक महीना बीतता है। अब वंश, कार्तिक और उसका एक और साथी वो वापस मैदान में हैं। इस बार उसका मकसद साफ है, मेजर कुमार को खत्म करना। तीनों खाइयों को पार करते हैं और एक खाली पड़ी इमारत की ओर भागते हैं, लेकिन तभी जर्मन सैनिक उन्हें देख लेते हैं। भारी हथियारों से गोलियां चलती हैं, जिसमें कार्तिक के पैर में हल्की चोट लगती है, मगर तीनों किसी तरह इमारत में घुसकर एक ऊपरी कमरे में निगरानी पॉइंट बना लेते हैं। वंश अपनी राइफल सेट करता है और एक टेलीफोन की तार पर गोली चलाकर जर्मन कम्युनिकेशन को काट देता है, लेकिन गोली की आवाज से उनकी लोकेशन पकड़ में आ सकती थी, इसलिए तीनों को जल्दी से जगह बदलनी पड़ती है। इस बार कार्तिक राइफल संभालता है। जैसे ही वो देखता है कि एक जर्मन सैनिक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है, वो निशाना लगाकर उसे ढेर कर देता है। अब साफ था कि कार्तिक भी एक काबिल स्नाइपर है। कई दिन बीत जाते हैं। उधर जर्मन हेडक्वार्टर में मेजर कुमार खुद आता है और वो रूस के उस खतरनाक स्नाइपर के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट मांगता है। अब जर्मन हेडक्वार्टर में बुरी खबर पहुंच चुकी थी। वंश न सिर्फ कई सैनिकों को मार चुका था, बल्कि अपनी राइफल से जर्मन सेना के उपकरण भी तबाह कर रहा था। मेजर कुमार को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसी दौरान जर्मन सेना वंश के साथी को पकड़ लेती है। कुमार इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो उस रूसी सैनिक को सड़क पर लाता है और उससे सवाल पूछता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताता तो कुमार चालाकी से उसके कपड़े उतरवाकर उसे जर्मन सैनिकों की यूनिफॉर्म पहना देता है। फिर वो उसे सड़क पार करने के लिए भेजता है ताकि वंश उसे दुश्मन समझे और गोली चलाए, और इसी तरह कुमार वंश की छिपने की जगह का पता लगा सकेगा। पास ही कार्तिक अपनी राइफल से सड़क पर निगरानी कर रहा होता है। वो जैसे ही देखता है कि एक जर्मन सैनिक झुककर सड़क पार कर रहा है तो बिना सोचे गोली चला देता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने गोली से अपने ही साथी को मार दिया है। अब गोली की दिशा देखकर मेजर कुमार वंश की पोजीशन पकड़ लेता है और अपनी राइफल तैयार कर लेता है। कुछ देर बाद वंश और कार्तिक नई जगह खोजने निकलते हैं। उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग में एक ऐसा कॉरिडोर दिखता है जहां दीवारें टूटी हुई हैं और फर्श में बड़ा सा छेद है। उन्हें लगता है कि वहां कोई खतरा नहीं है।
और कार्तिक पहले उस तरफ कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उधर मेजर कुमार पहले से ही निशाना लगाकर बैठा होता है। जैसे ही कार्तिक दिखाई देता है, एक ही गोली में उसका काम तमाम कर देता है। वंश जैसे तैसे उस जगह से निकल जाता है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसका दुश्मन कितना ज्यादा खतरनाक है। वो मायूस होकर वापस लौटता है। उसे लगता है कि शायद अब वो कुमार से नहीं जीत पाएगा। उसे टूटता देख डैनी उसका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि वो हर प्रकार से उसकी मदद करेगा ताकि वंश इस मुश्किल को पार कर सके, लेकिन डैनी उससे एक काम करवाना चाहता था। तान्या ने उसे बताया है कि वो फील्ड में जाना चाहती है, ना कि ऑफिस में बैठकर जंग का इंतजार करना। वो बताती है कि उसके पिता ने उसे बंदूक चलाना सिखाया था और वो भी दुश्मनों का सामना करना चाहती है। डैनी को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है, इसलिए वो वंश से कहता है कि तान्या को समझाओ। वंश तान्या से मिलने जाता है। वो तान्या को बताता है कि एक स्नाइपर की सबसे बड़ी मुश्किल यह नहीं होती कि वो कितने मारता है, बल्कि यह है कि मरे हुए चेहरों को कभी भूल नहीं पाता। वो कहता है कि तान्या के साथ भी यही होगा, वो भी उन चेहरों को हमेशा याद रखेगी। लेकिन तान्या पीछे हटने वाली नहीं होती, क्योंकि उसके पास लड़ने की एक बहुत मजबूत वजह थी और वो किसी भी कीमत पर मैदान में उतरना चाहती थी। बैरक में रहने के दौरान तान्या को एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। एक ट्रेन जिसमें रूसी नागरिक सवार थे, उसे जर्मन सेना ने रोक लिया था और सभी यात्रियों को पुल पर लाइन में खड़ा करके बेरहमी से गोली मार दी गई थी। इन्हीं लोगों में तान्या के माता पिता भी थे। यह सुनकर वंश का दिल दहल उठता है और अब वो तान्या की लड़ने की वजह को पूरी तरह समझ जाता है। अब दोनों साथ मिलकर लड़ने का वादा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि दूसरी तरफ मेजर कुमार सासा से मिल चुका है। कुमार वंश के बारे में जानकारी मांगता है। शुरुआत में सासा मना करता है, लेकिन जब कुमार उसके परिवार के लिए खाना देने की बात करता है तो मजबूरी में सासा वंश के गुप्त रास्तों की जानकारी दे देता है। वो बताता है कि वंश अक्सर शिवर के टनल से होकर ट्रैक्टर फैक्ट्री पहुंचता है, वहीं से शहर में घुसता है। अब जब मेजर कुमार को सब कुछ पता चल गया तो वो एक खतरनाक प्लान बनाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। एक महीना बीत जाता है। वंश कॉफी खत्म करता है और एक साथी सैनिक के साथ शहर की निगरानी पर निकलता है। उसी समय कुमार सासा द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचता है। वहां उसे एक मरा हुआ सैनिक दिखता है जिसके हाथ में राइफल है। असल में वो एक डमी था जिसे डराने के लिए रखा गया है। कुमार अब चाल चलता है। वो लाश की जगह खुद ले लेता है और छिपकर वंश का इंतजार करता है। उधर वंश शिवर टनल से नीचे उतरता है, लेकिन इस बार वो सामान्य रास्ता नहीं बल्कि फैक्ट्री की पाइपलाइन से जाने का फैसला करता है। जब कुमार को इसका अंदाजा होता है तो वो तुरंत अपनी जगह बदलकर एक बॉयलर के अंदर जाकर छिप जाता है। अब जैसे ही वंश और उसका साथी पाइप से बाहर आते हैं, कुमार उन पर निशाना लगाकर गोली चला देता है। वंश तो बच गया, लेकिन उसके साथी के कंधे पर गोली लग जाती है। वंश तुरंत स्टोव के पीछे छिप जाता है, लेकिन उसकी बंदूक जमीन पर गिर चुकी होती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए एक डोरी में पॉकेट नाइफ बांधकर राइफल की तरफ फेंकता है ताकि खींचकर उसे वापस ले सके। लेकिन जैसे ही वो राइफल खींचने की कोशिश करता है, कुमार डोरी पर गोली चला देता है और रस्सी टूट जाती है और तभी ऊपर से विमान फिर से बम बरसाने लगते हैं। एक बम फैक्ट्री के शीशे की छत से टकराता है। कांच के टुकड़े नीचे गिरते हैं, कुछ वंश के बहुत करीब से निकल जाते हैं। इन्हीं टुकड़ों में से एक शीशा वंश के पास गिरता है और उसकी रिफ्लेक्शन कुमार को दिख जाती है। अब वो और ज्यादा सटीकता से निशाना साधने की कोशिश करता है। इसी बीच वंश को पता चलता है कि उसका साथी अभी भी जिंदा है। गोली बस उसके कंधे पर लगी थी। वो उसे चुपचाप बेस पर लौटकर मदद लाने के लिए कहता है, क्योंकि अब जर्मन सेना तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में सब कुछ तबाह करती जा रही थी और बस एक ही उम्मीद थी, बाकी टीम को लड़ने भेजना। तान्या खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो वापस बेस चले, लेकिन तान्या अब ठान चुकी थी कि वो लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। उधर वंश का साथी बेस पर लौट आता है और तान्या उसे वंश के बारे में पूछती है। फैक्ट्री में जंग और तेज हो रही थी। तान्या भी उसी रास्ते से वंश को खोजने निकलती है। रास्ते में वो कुछ जर्मन सैनिकों को देखती है, लेकिन चुपचाप निकल जाती है। आखिरकार उसे वंश मिल जाता है, जो अब भी जिंदा है। वंश उसे छुपे रहने को कहता है और बताता है कि कुमार बॉयलर के अंदर छिपा है। तभी कुमार शीशे के रिफ्लेक्शन में देखता है कि वंश किसी से बात कर रहा है। वो पाइप की ओर निशाना लगाता है, लेकिन कोई नहीं दिखता।
इसका फायदा उठाकर वंश तान्या को कहता है कि फैक्ट्री में कोई और शीशा ढूंढे। उसे एहसास होता है कि सामने रखे शीशे से भी कुमार की रिफ्लेक्शन पता चल रही है। वो तान्या से कहता है कि शीशे को ऐसे घुमाए कि सूरज की रोशनी कुमार की आंखों में पड़े। तान्या वैसे ही करती है और रोशनी सीधे कुमार की आंखों में पड़ती है, जिससे उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। सही समय देखकर वंश अपनी बंदूक उठाता है और गोली चलाता है। भले ही वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाता, लेकिन गोली कुमार के हाथ में लग जाती है। अब कुमार समझ जाता है कि वो हार चुका है, तो वहाँ से भाग जाता है। वंश और तान्या भी बेस पर लौटते हैं, जहाँ सैनिक जंग से जिंदा लौटने की खुशी में छोटी सी पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान वंश और तान्या आपस में बात करते हैं। वंश बताता है कि अगर वो जिंदा बच गया तो किसी फैक्ट्री में काम करना चाहता है। तान्या उसकी बात को समझती है और दोनों की नजरें बता देती हैं कि अब उनके दिल में क्या है। लेकिन वंश जानता था कि डैनी भी तान्या से प्यार करता है, इसलिए वो कुछ नहीं करता। पर तान्या अपना मन बना चुकी थी और जब सब सो जाते हैं तो वो वंश के पास जाती है और उसे चुपचाप किस कर लेती है। अगले दिन वंश डैनी से कहता है कि वो अब शार्प शूटर का काम छोड़ना चाहता है और एक आम सिपाही बनना चाहता है, लेकिन डैनी मना कर देता है। वो कहता है कि वंश की जरूरत है ताकि रूसी सैनिकों को प्रेरणा मिलती रहे। डैनी बताता है कि शासा की मदद से उसे मेजर कुमार की बहुत सारी जानकारी मिली है। असल में शासा ने जर्मन स्नाइपर का भरोसा जीतने का नाटक किया और चुपचाप रूसियों के लिए जासूसी करता रहा। उसे पता चला कि कुमार जल्द ही केमिकल प्लांट में होगा। डैनी कहता है कि यही सही वक्त है हमला करने का। वंश का मन नहीं करता, लेकिन ड्यूटी है और वो सासा के साथ निकल पड़ता है। रात होते ही सासा उसे बताता है कि कुमार कहाँ छिपा है। वंश जमीन पर पड़ी लाशों के बीच छिप जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, सुबह तक कोई हलचल नहीं। तभी रूसी सेना प्लांट पर हमला शुरू कर देती है और जर्मन सेना भारी हथियारों से जवाब देती है। अब पूरा मैदान लाशों से भर चुका है। वंश अब भी इंतजार कर रहा है, लेकिन नींद की वजह से वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। उधर मेजर कुमार भी पास ही छिपा बैठा होता है। वो लाशों को स्कोप से देख रहा होता है। तभी एक रूसी सैनिक लाशों की तलाशी लेने लगता है और वंश के पास जाकर उसकी चीजें चुराने लगता है। इसी बीच कुमार को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो समझ जाता है कि यह राइफल का स्कोप है, मतलब वंश यहीं कहीं छिपा है। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, वो रूसी सैनिक वंश के सामने आ जाता है। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक उस चोर को देख लेता है और उसके पैर में गोली मार देता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वो सैनिक वंश का बैज और बाकी सामान जर्मनों को सौंप देता है। जर्मन सेना तुरंत ऐलान कर देती है कि रूसी हीरो वंश मारा गया, ताकि दुश्मनों का हौसला टूटे। लेकिन मेजर कुमार को यकीन नहीं होता कि वंश इतनी आसानी से हार गया होगा। वो सासा से मिलने जाता है और उसे बताता है कि अगर वंश जिंदा है तो वो ट्रेन स्टेशन पर उसका इंतजार करेगा। कुछ घंटे बाद डैनी को भी वंश की मौत की खबर मिलती है, पर वो मानने को तैयार नहीं होता और एक स्टेटमेंट तैयार करने लगता है कि यह खबर झूठी है। तभी दरवाजा खुलता है और वंश जिंदा वापस लौट आता है, बुरी हालत में लेकिन जिंदा। डैनी और सासा दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सासा अब वंश को मेजर कुमार का संदेश देता है कि वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा है। अब वंश ने तय कर लिया था कि वो मेजर कुमार से आखिरी लड़ाई करेगा और जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, तान्या को उसके जिंदा होने का पता चला तो वो भी उसके पीछे निकल पड़ी। स्टेशन पर कुमार पहले से छिपा था और जब उसे किसी के आने की आहट मिली तो वो सोचने लगा कि शायद सासा है। दूसरी तरफ तान्या वंश को ढूंढ लेती है और दोनों फिर मिलते हैं और रात भर छिपे रहते हैं। अगली सुबह कुमार सासा को गद्दार समझकर मार देता है और उसका शव स्टेशन पर टांग देता है। यह देखकर तान्या गुस्से में बंदूक उठाती है, लेकिन वंश उसे रोककर कहता है कि कुमार को वो खुद मारेगा। तान्या फिर बेस लौटती है और डैनी से मिलती है। फिर वो मिसेस फिलिप को बताती है कि सासा अब उनके साथ नहीं है। रास्ते में उन पर ग्रेनेड से हमला होता है और तान्या बुरी तरह घायल हो जाती है। डैनी को लगता है कि वो मर गई, पर मिसेस फिलिप उसे जिंदा पाकर नाव पर ले जाती है। उधर स्टेशन पर वंश कुमार को खोज रहा होता है। तभी डैनी आता है और दुखी होकर उसे बताता है कि तान्या अब नहीं रही, जिससे वंश टूट जाता है। लेकिन डैनी उसे हिम्मत देता है और खुद को बलिदान करते हुए उसके सामने आ जाता है, जिससे कुमार उसे गोली मार देता है। जब कुमार यह देखने आता है कि किसे मारा है तो सामने वंश को देखता है।
जो अब उसकी आंख में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। वंश डैनी के शरीर को श्रद्धांजलि देता है। 2 महीने बाद रूसी सेना स्टालिनग्राड की जीत का जश्न मनाती है और घायल सैनिकों का इलाज शुरू होता है। तान्या भी उनमें शामिल होती है जो बच गई थी। कुछ दिन बाद वंश उसे अस्पताल में ढूंढ लेता है और आखिरकार दोनों फिर से मिल जाते हैं। समय भले ही बीत गया हो, लेकिन वंश की बहादुरी इतिहास में अमर हो गई है। उसे सोवियत यूनियन का हीरो घोषित कर दिया गया और उसकी बंदूक आज भी स्टालिनग्राड म्यूजियम में रखी है, जीत की निशानी के तौर पे।